पिछले भाग में आपने देखा कि संध्या और शिवानी भारद्वाज परिवार की बहुएं हैं। एक दिन वो दोनों देखती हैं कि उनकी सासू माँ रोज तरह तरह के सोने के महंगे जेवर पहनकर घूमती रहती हैं। सास के घर खर्च में किए जा रहे घपले को खोलने के लिए दोनों बहू सास से चाबियां लेकर खुद घर की गद्दी पर सवार होने के लिए तैयार हो जाती हैं। तीनों में से घर की चाबियों का सही दावेदार चुनने के लिए ससुर जी घर में इलेक्शन की घोषणा कर देते हैं। अब आगे चुनाव चिन्ह का चयन तो हो गया, लेकिन आगे की रणनीति भी तो बनानी होगी। ऐसा क्या किया जाए कि इन दोनों को पीछे छोड़कर मैं इलेक्शन में आगे निकल जाऊं। दमयंती अपने कमरे में बैठी हुई चुनाव जीतने के लिए तिगड़म लगा रही थी। तभी उसे एक आइडिया आता है। ये अच्छा आइडिया है। सभी रिश्तेदारों और आस पड़ोस की औरतों को फोन करके अपने पक्ष में कर लेती हूँ। मैं सास हूँ, मेरी बात पर हर कोई झट से भरोसा भी कर लेगा। संध्या और शिवानी के खिलाफ उनके मन में ऐसी बातें भर दूंगी कि वे लोग इन्हें वोट देना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। अब आएगा मजा। दमयंती एक एक करके सारे रिश्तेदारों को फोन मिलाती है। हाँ जीजी, क्या हाल चाल है आपके? अरे जीजी, आपके लिए तो 5 किलो अचार बना के रखा है, आप आकर ले जाइए ना। अरे नहीं, चलिए मैं ही भिजवा देती हूँ। लेकिन आपको पता है ना, आजकल की बेटा बहू सब अपनी मन मर्जी के हो गए हैं। माँ बाप के काम करना तो फिजूल लगता है आजकल की पीढ़ी को। क्या बात है भाभी, बहुओं से कुछ खटपट हो गई है क्या? अरे जाने दीजिए ना, जहाँ 4 बर्तन रहते हैं खटकती ही हैं। परिवार है, परिवार में 10 तरह की बातें होती रहती है, लेकिन कभी बच्चों के लिए अपने मन में गलत बात नहीं लाना। हाँ, अरे क्या बताऊं आपको, दोनों बहुएं मेरे खिलाफ चुनाव में खड़ी हो गई है। कहती हैं उन्हें अब सास के घर चलाने पर भरोसा नहीं रहा, घर की चाबियां वो खुद संभालेंगी। हैं? बड़ी टेढ़ी रीत चला रहे हो भाभी आप लोग। बहू कौन होती है सास से चाबी मांगने वाली? बस जीजी, यही बात साबित करनी है अब मुझे कि सास के सामने बहू की हैसियत नहीं, और आपको ना मेरा साथ देना है। अरे आप चिंता न करो भाभी, हम आप ही के साथ हैं। ठीक है जीजी, फिर रविवार को शाम को 4 बजे मेरे घर पर आ जाना अपनी बहुओं को लेकर। मैंने इलेक्शन से पहले एक छोटी सी चाय पर चर्चा भी रखी है। अरे बिल्कुल पहुंच जाऊंगी, और बाकी रिश्तेदारों को भी ले आऊंगी। ये हुई ना बात, लग गया तीर निशाने पर। अब इस उम्र में मैं घर घर जाकर चुनाव प्रचार तो कर नहीं पाऊंगी, लेकिन सबको चाय पर तो बुला ही सकती हूँ। एक अच्छा सा भाषण तैयार कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ ये दोनों कैसे मेरे सामने घुटने टेक देती हैं। दमयंती बारी बारी से अपने सभी रिश्तेदार और पड़ोस की महिलाओं को फोन करके रविवार को अपने घर चाय पर बुला लेती है। रविवार के दिन, बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी दोनों बहुओं ने मेरे खिलाफ बगावत करके घर में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया है। उन्हें अब मेरे इस घर को चलाने से समस्या है। हो सकता है कि उन्हें लग रहा हो कि ये बूढ़ी क्या इतने बड़े परिवार को चलाएगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि माना इन दोनों के पास मुझसे ज्यादा डिग्रियां हैं, इन्हें अंग्रेजी में पटर पटर करना आता होगा, लेकिन इस बूढ़ी के पास अनुभव और दूर तक देखने की नजर है, और घर चलाने के लिए सबसे ज्यादा उसी की जरूरत होती है। क्या बात कर रही हो मम्मी, आपकी तो दूर की नजर कमजोर है, बिना चश्मे के आपको दिखाई कहाँ देता है, और बात कर रही है इनके पास दूर की नजर है। स्वाति की बात सुनकर दमयंती का भाषण सुन रही सारी औरतें ठहाका लगाकर हंसने लगती हैं। तू ना जीवन भर बेवकूफी रहना, पता नहीं कैसी बेटी है, माँ का साथ देने की बजाय यहाँ बैठकर मेरी टांग खिंचाई कर रही है। दमयंती अपनी लच्छेदार बातों से सभी औरतों को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करती है, और चाय पार्टी के बाद सब अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। देख रहे हैं आप, मम्मी जी ने तो अपने लिए चुनाव का प्रचार करना भी शुरू कर दिया। अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया ना, तो सारे वोट मम्मी जी बटोर कर ले जाएंगे। अरे लेकिन करे तो क्या करे, कुछ ऐसा सोचो जो सब लोग मम्मी को छोड़कर तुम्हारे पक्ष में हो जाए। आ गया एक मजेदार आइडिया। आप ऐसा करो, सबसे पहले तो मेरा एक बढ़िया सा फोटो खींचकर एक बैनर बनवा दो,
जिसे हम अपने घर के बाहर लगवाएंगे। उसके बाद हम लोग घर घर जाकर कॉलोनी की औरतों को गिफ्ट में साड़ियां बांट देते हैं। साड़ी लेने के बाद तो सब लोग वोट मुझे ही देंगे। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? आइडिया तो बढ़िया है, मैं आज ही साड़ियाँ खरीद कर लाता हूँ। कुणाल और संध्या एक एक करके कॉलोनी में सभी के घर जाते हैं और उसे ही वोट देने की विनती करके एक एक साड़ी देकर अपने घर लौट आते हैं। मुझे नहीं लगता कि साड़ी मिलने के बाद अब किसी के भी मन में तुम्हें वोट देने के लिए कोई डाउट बचेगा। ये इलेक्शन तो अब तुम ही जीतने वाली हो। कुछ दिखाई दे रहा है आपको? मम्मी जी और भाभी ये इलेक्शन जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। और इतना ही नहीं, उनके चुनाव प्रचार में उनके पति भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। एक आप ही हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं जीतूं या हारूं। बल्कि मुझे तो लगता है कि आप चाहते ही नहीं कि मैं इलेक्शन जीतूं। अरे तुमको ऐसा क्यों लगता है भाई? और मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि तुम जीत जाओ? अच्छा ठीक है, देखो मैं भी ना खुले दिल से खर्चा करने को तैयार हूँ। तुम्हें ये इलेक्शन जीतने के लिए जो करना हो कर सकती हो। अच्छा तो एक बात बताओ, भाभी ने सबको साड़ियाँ बांटी हैं और पार्टी मम्मी जी घर बुलाकर पहले दे चुकी है। क्यों ना मैं सबको सूट लाकर दे दूं? आजकल वैसे भी हर कोई सूट ही पहन रहा है। और हाँ, बढ़िया सूट पीस लाना, थोक में सस्ता माल उठाकर मत ले आना। शिवानी ने भी जीतने के लिए तीर चला दिया था। घर घर जाकर सबको सूट देकर उसने अपने लिए वोट पक्का कर लिया। चुनाव वाले दिन फूलों से सजाकर एक पोलिंग बूथ बनाकर तैयार कर दिया गया था। अड़ोस पड़ोस के अलावा संध्या, शिवानी और दमयंती ने अपनी अपनी सहेलियां और रिश्तेदारों को भी वोटिंग के लिए बुला लिया था। नियम के अनुसार आज इलेक्शन में खड़े होने वाले तीनों कैंडिडेट वोटर्स से नहीं मिल सकते थे। इसीलिए दोनों बहुएं और दमयंती अंदर अपने कमरे में बैठी भगवान से अपनी जीत की कामना कर रही थी। बाहर वोटिंग बूथ पर कमला, आज किसको वोट देने वाली हो? अरे क्या बताऊं बहन, बड़ा दिमाग घूम रहा है हमारा तो। अब इनकी बड़ी बहू साड़ी दे गई थी और छोटी सूट, और सच्ची बताऊं तो कपड़े ना दोनों के ही बिल्कुल बेकार थे। मेरी तो काम वाली ने भी लेने से मना कर दिया। तो वोट सूट को देगी या साड़ी को? अरे जाने दो ना बहन, ना हम सूट को देंगे ना साड़ी को। हम तो दमयंती बहन को वोट दे देते हैं, झंझट ही खत्म। क्या कहती हो? ये तूने सही कहा। संध्या को देंगे तो शिवानी के साथ न्याय होगा और शिवानी को देंगे तो संध्या के साथ। इसलिए हम तीसरे बंदे को ही वोट दे देते हैं। इस तरह एक एक करके सारी महिलाएं आती हैं और वोट डालकर चली जाती हैं। शाम के समय आप तीनों यहाँ पर बैठ जाइए, मैं आपकी वोटों की गिनती करके आपके रिजल्ट बताऊंगी। तीनों सास बहू जाकर सोफे पर बैठ जाती है और काउंटिंग होते हुए देखने लगती है। संध्या भाभी आपको 15 वोट मिले हैं, शिवानी भाभी आपको 17 और मम्मी आपको मिले हैं पूरे 24 वोट। बधाई हो, इस इलेक्शन में मम्मी ने आप दोनों को अच्छे खासे मार्जिन से हराया है और इस तरह से हमें हमारा अगला नेता मिल गया है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? तुम एक बार और काउंटिंग करो तो, जरूर कोई गलती हुई है तुमसे। हाँ हाँ भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, तुम एक बार और काउंटिंग करो, ज़रूर कोई गलती हुई है। दोनों भाभियों की बात सुनकर ननद स्वाति एक बार फिर से काउंटिंग करती है, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि अभी भी गिनती तो वही थी। इलेक्शन जीतने की खुशी में दमयंती तो बिना ढोल बाजे के ही मगन होकर नाचने लगी थी, लेकिन दोनों बहुओं की सूरत रुआसी हो गई थी। देखो, वोटिंग के नियम पहले ही तुम तीनों को बता दिए गए थे। जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट पड़ेंगे उसे ही विजेता माना जाएगा। अब तुम दोनों भी खुशी खुशी इस सच को स्वीकार कर लो कि घर की मुखिया तुम्हारी सास दमयंती ही है। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है सासू माँ। आप ये इलेक्शन जीतकर बस 4 साल के लिए मुखिया बनी हो, लेकिन अगली बार मैं आपको हरा कर ही रहूँगी। अरे हाँ हाँ, देख लूँगी मैं तुझे 4 साल बाद भी। तूने वो कहावत सुनी नहीं है शायद कि बाप बाप होता है। अरे रुकिए रुकिए, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अभी तो सास बहू का इलेक्शन कराने में जो पैसा पानी की तरह बहाया गया है, उसका हिसाब भी तो होना है। अरे माँ, आप जीत ही गई हो तो ज़रा इलेक्शन में जो खर्चा हुआ है उसका हिसाब भी कर लेते हैं। हाँ हाँ, ऐसा करते, सारा खर्च एक जगह लिखकर जोड़ लेते हैं और 3 हिस्सों में बांट देते हैं। क्यों? अच्छा,
कुणाल बेटा जरा बताना तुमने कितना खर्च किया? संध्या का फोटोशूट, पोस्टर मेकिंग, पैम्फलेट और गिफ्ट सब मिलाकर मेरे 30,000 रुपये लगे हैं। और करण बेटा तेरा कितना खर्च हुआ? मेरा भी सब जोड़कर 35,000 के लगभग लग गया है। पापा आपका कितना खर्च हुआ? मेरा तो बेटा 500 रुपया लगा। मैंने अपने फ़ोन से तेरी माँ की फ़ोटो खींची थी और जाकर सस्ते फ्लैक्स बैनर पर प्रिंट करा ली। ना तो हमने पैम्फलेट छपवाए, ना ही मोहल्ले पड़ोस में कोई गिफ्ट बांटे। बस 2 किलो दूध लाकर चाय बनाई और उसी से चाय पार्टी देकर तेरी माँ ने ये इलेक्शन जीत लिया। तो बेटा ऐसा है कि खर्च में कोई शेयरिंग नहीं होने वाली। तुमसे किसने कहा था पैसे को पानी की तरह बहाने को? और अगर बहाया है तो खुद भुगतो। बेचारी संध्या और शिवानी के साथ तो वही बात हो गई थी कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। चाबी तो छूने को भी नहीं मिली। ऊपर से जो कई सालों से पति की नज़र बचा बचा कर पैसे जोड़ रखे थे वो भी लुट गए। बेटा 4 साल बाद फिर से इलेक्शन कराने हैं या नहीं? और नहीं, हमें कोई इलेक्शन नहीं करवाना माँ जी। जुड़वा देवरानी जिठानी, 2 जुड़वा बहनें, वो भी एक घर की बहू। क्या बात है ना। सास के तो बल्ले बल्ले, ना बहू के बीच लड़ाई और बहनों का प्यार, वो अलग। घर तो स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन शादी को कुछ महीने बीत जाते हैं। क्या हुआ दीदी, दोनों बहनों को यहाँ इतना टाइम हो गया है और आप ना अभी भी फालतू में शक कर रही हैं दोनों बहनों पर। सब ठीक है? अरे कैसे शक ना करूं? मेरे घर और बेटों का सवाल है और बहनों में भले कितना ही प्यार हो, जब दोनों में घर और कामों को लेकर तू मैं होगी ना, तब पता नहीं क्या होगा। आज तो मैं जिंदा हूँ, सामने ही हो जाए, कल को मेरे बेटे अलग हो जाए एक दूसरे से, ये मैं नहीं देख सकती। लेकिन दीदी अभी ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बहनें आराम से प्यार से रह रही हैं, तो परेशानी क्या है? वैसे भी बहनों का प्यार हर रिश्ते से ऊपर होता है। मुझे तो लगता है कि ये दोनों बस नाटक कर रही हैं। बहनों में भले ही कितना प्यार हो, लेकिन देवरानी जेठानी बनने के बाद ये प्यार दुश्मनी में बदल ही जाता है। बस अब तक लड़ी क्यों नहीं, यही सोच रही हूँ मैं। तो दीदी एक काम क्यों नहीं करती आप, दोनों की परीक्षा ले लो। इससे आपको पता चल जाएगा कि दोनों बहनें मुश्किल वक्त पर मिलकर साथ देती है या एक दूसरे को गिराने की कोशिश करती है। आइडिया तो ठीक है, लेकिन वो कैसे? आप इन दोनों बहनों को ऐसी सिचुएशन में डालो कि आपको इनका दोनों का बहनों वाला नहीं, बहुओं वाला, देवरानी जिठानी वाला रूप देखने को मिले। समझ रही है ना? हाँ, कुछ समझ में आ रहा है। अगले दिन सास प्लान के मुताबिक कुछ ऐसा करती है। मीना बहू, ये ले चाबी, आज से तू ही इस घर को संभालेगी। बड़ी बहू है तू इस घर की, कोई मजाक बात है? घर तेरा है, संभाल अब तू ही। लेकिन माँ जी अभी तक तो आप ही संभाल रही थी ना, तो अचानक से क्यों? और वैसे भी माँ जी, या तो आप छोटी को दे दीजिए या फिर आप संभालिए, मेरे बस की कहाँ है। वही तो मम्मी जी, और वैसे भी मीना को आदत भी नहीं है यूँ जिम्मेदारी संभालने की। घर पर अक्सर मैं ही सब संभाला करती थी, क्योंकि माँ को मीना पर भरोसा नहीं था। भरोसा नहीं था? ये क्या बात होती है? अरे कोई बात नहीं टीना, मैं संभाल लूँगी। माँ जी आप इतना भरोसा करके दे रही हैं ना, मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगी। सास को लगना शुरू हो जाता है कि अब तो बहनों के बीच फूट पड़ कर रहेगी। देख बहू, तो इस घर की बड़ी बहू है, इसलिए मैं ये चाबी तुझे दे रही हूँ, और तेरा फर्ज भी है कि तू अब इस घर को संभाले। घर खर्च से लेकर कामों तक हर चीज तुझे ही देखनी है, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। दोनों बहुएं चली जाती हैं। अब आएगी इन दोनों की असलियत सामने
कि इन दोनों के बीच में सचमुच में इतना प्यार है या नाटक। आज तो केवल एक दिन था, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। अगले दिन। सुन मीना, मुझे थोड़े पैसे देना, कुछ काम है। लेकिन तुम इस महीने का खर्चा शुरुआत में ही माँ जी से ले चुकी थी ना, तो अब किस चीज़ के लिए? हाँ, लेकिन अब वो पैसे खत्म हो गए हैं और मुझे और चाहिए। मैं शाम को अपने दोस्त के साथ पार्टी करने जा रही हूँ। तो मुझे माफ़ करना, मैं तुझे इसके लिए पैसे नहीं दे सकती। वैसे भी इस महीने इतने पैसे बर्बाद हो गए हैं, ऊपर से और पैसे मैं बर्बाद नहीं करवा सकती। बर्बाद? अच्छा जी, मुझे पता है तेरे पास चाबी है और रोज ऑनलाइन सामान घर पर आ रहा है। मैं करूँ क्या तेरा हिसाब जो तू मेरे से बात कर रही है? बस प्लीज दे देना एक बार, सच्ची में मम्मी जी को नहीं बताऊंगी बस। अच्छा, धमकी दे रही है, और मक्खन भी। मुझे तेरे माँ जी के पास बताने या ना बताने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये पैसे तुझे नहीं दूंगी। मम्मी जी ने तुझे घर की चाबियां क्या दे दी? तू अब मेरी सास बन रही है? ये क्या बात होती है? छोटे होने का एहसास इतना तो मुझे मायके में कभी नहीं हुआ। सास अपने कमरे से सब देख रही होती है और मन ही मन खुश हो रही होती है कि चलो, दोनों का असली चेहरा सामने आ ही गया। मीना ने टीना को पैसे ना देकर अपना बड़ी बहू होने का फर्ज सही निभाया, लेकिन बहन के मामले में टीना को निराश किया। मैं जानती थी आने वाले समय में ऐसा ही होगा। अच्छा हुआ मैंने इनकी ये परीक्षा लेने का सोचा। अब देखते हैं टीना क्या करेगी। शाम को सास घूम कर आती है और दोनों बहनों को एक दूसरे के साथ हंसता देख हैरान रह जाती है। तुम दोनों यहाँ एक साथ हंस रही हो? हाँ, क्यों माँ जी, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? हमें रोना तो आता ही नहीं है। अरे वो सुबह तुम दोनों लड़ रही थी ना, तो मैंने सोचा दोनों अलग हो गई हो। अच्छा, वो तो माँ जी ऐसी, बाद में मुझे सब समझ में आया कि मीना ने मुझे क्यों मना किया, इसलिए मैंने मीना से माफ़ी मांग ली और हम दोनों ने सुलह कर ली। माँ जी, आपने उस पर जिम्मेदारी दी है, पूरी नहीं हुई तो मैं उसके साथ हूँ। अच्छा, वैसे समझ में क्या आया तुम्हें? यही कि माँ जी, अगर मैं उसे पैसे दे देती तो बाद में इसकी वजह से आप मुझे डांटती कि मैंने आपको निराश किया और अपनी जिम्मेदारी को ठीक से पूरा नहीं किया। इसलिए इसने बाद में आकर खुद से ही मुझसे माफ़ी मांग ली। सही किया ना माँ जी? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। क्या सोचा था और क्या हो गया, इस परीक्षा में तो पास हो गई। ऐसे ही सास अपनी जुड़वा बहुओं को अलग अलग परिस्थिति में रखकर दोनों की परीक्षा लेती और दोनों हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बनती और एक दूसरे का साथ देती। कुछ दिनों बाद, बहू, मेरे कमरे से जरा साड़ी तो लाना। हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। अरे तुम रहने दो, मैं जाकर लाती हूँ, तुम आराम करो। क्यों, टीना को क्या हुआ? उसकी तबीयत खराब है क्या? नहीं माँ जी, वो हमने आपको बताया नहीं कि। क्या नहीं बताया? टीना अब माँ बनने जा रही है मम्मी जी। टीना पेट से है। और तुम खुश हो कि टीना पहले माँ बन रही है, लेकिन इस घर की बड़ी बहू तो तुम हो। अरे माँ जी, से क्या फर्क पड़ता है कि बड़ी बहू कौन है? फर्क इससे पड़ता है कि मेरी बहन माँ बनने जा रही है और उसके ऐसे समय में मैं उसकी बहन, उसके साथ उसका ख्याल रखने के लिए इस घर में हूँ। और माँ जी, ये बड़ी छोटी बहू से क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चा पहले बड़ी बहू करे या छोटी बहू, लेकिन वो बच्चा है तो इस घर का ना। वो नन्हा मेहमान है तो इसी घर का सदस्य, तो ये बड़ी बहू छोटी बहू कोई मैटर नहीं करता। माँ जी, वैसे क्या हुआ? आप खुश नहीं हो क्या कि मेरे से पहले टीना माँ बनने जा रही है? मैं क्यों खुश नहीं होंगी? मेरा पोता आ रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है वो तुम दो या टीना? फिर भी मैं तो बनूंगी दादी ही ना। जा बहू, जल्दी से मिठाई लेकर आ। बहू मिठाई से अपनी सास का मुंह मीठा करवाती है। तुम दोनों ने मिलकर आज बहुत बड़ी सीख दी है। मुझे लगता था कि तुम दोनों बहनें एक ही घर में बहू बनकर आओगी तो घर की चाबियों के लिए लड़ोगी, झगड़ोगी एक दूसरे से, लेकिन तुम दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया।
तुम दोनों ने बखूबी से अपने हर काम और फर्ज को पूरा किया। मैं खुश हूँ और गर्व से बोलती हूँ कि मैं तुम दोनों जुड़वा बहुओं की सास हूँ। शिवम और सुरभि की शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे। शिवम की एक छोटी बहन भी थी, दिया, उसकी भी शादी हो चुकी थी। उधर दूसरी तरफ सुरभि का एक भाई था जो अपना बिजनेस कर रहा था। सुरभि की सास वैसे तो अपनी बहू को बहुत पसंद करती थी, लेकिन हर बात में सुरभि के मायके और अपने घर को कंपेयर किया करती थी। जब भी सुरभि के मायके की खुद बात चलती, सुरभि की सास अपने बेटी की तुलना उससे करके बातें बनाया करती। मम्मी जी मिठाई खाइए, एक बहुत बड़ी खबर सुनानी है आपको। क्या हुआ बहू? शिवम का प्रमोशन हो गया है क्या? नहीं मम्मी, शिवम के बारे में नहीं, मेरे भाई रोहित के बारे में अच्छी खबर आई है। जब भी आती है तेरे भाई रोहित की ही अच्छी खबर आती है। हाँ बता, क्या हुआ? मम्मी, रोहित ने एक नया बिजनेस डाला था और जानती है उसमें उसे बहुत तरक्की मिली है। पूरे 15 लाख की गाड़ी खरीदी है उसने, इसलिए हमारे लिए मिठाई भेजी है। 15 लाख की गाड़ी खरीदी और हमारे लिए आधा किलो मिठाई का डिब्बा बस? अरे मम्मी जी, ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरे भाई का बिजनेस है, उसकी तरक्की हुई है, हमें तो मिठाई ही भेजेगा ना। सही कह रही है, तुम्हारा भाई तो आजकल कुछ ज्यादा ही तरक्की कर रहा है। एक मेरे बेटे को देखो, 3 साल से प्रमोशन नहीं हुआ उसका। शाम को जब शिवम ऑफिस से लौट कर आता है, आओ आओ, और तुम्हारी कोई अच्छी खबर आई या नहीं? अरे मम्मी, आप तो जानती है प्राइवेट नौकरी में क्या अच्छी खबर और क्या बुरी खबर। बस हर दिन यही लगता है कि जल्दी से प्रमोशन हो जाए बस। तू एक काम कर बेटा, हाथ पर हाथ रख कर बैठ जा और प्रमोशन होने का इंतजार करता रहे। मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं दिन रात कितनी मेहनत तो करता हूँ। देख रही हूँ तेरी मेहनत, और दूसरी तरफ तेरे साले की मेहनत। क्या हुआ मेरे साले को? कुछ कर दिया उसने? अरे कुछ नहीं, बहुत कुछ कर दिया। 15 लाख की गाड़ी खरीदी है, नया बिजनेस डाला था, करोड़ों का मुनाफा हुआ है उसे। और एक अपने आप को देख। अरे मम्मी, उसका बिजनेस है और मेरी प्राइवेट नौकरी, हम दोनों का क्या कंपैरिजन? तू बेटा नालायक का नालायक ही रहेगा। बहू के मायके में पैसों का भंडार बढ़ता जा रहा है और यहाँ तो एक प्रमोशन के लिए भी इंतजार करता बैठा है तू। कुछ दिनों के बाद रोहित सुरभि से मिलने के लिए उसके ससुराल आता है। सुरभि, तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ, जरा देखो तुम्हें पसंद तो है ना? वाह भैया, साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने महंगे गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं थी? भाई है तुम्हारा, इतना बिजनेस कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो अपनी बहन को कुछ देगा नहीं क्या? सही कह रही है आंटी जी। और ये देखिए, आपके लिए सोने की अंगूठी लेकर आया हूँ। अरे वाह वाह वाह, लगता है कुछ ज्यादा ही तरक्की हो रही है। एक तरफ तुम्हारे जीजा जी है, देखो प्रमोशन के इंतजार में साल पर साल बीतते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ। अरे मम्मी, ऐसा क्यों कह रही है? शिवम भी तो कितनी मेहनत करते हैं, और फिर सबकी लाइफ अलग अलग होती है। रोहित अपनी जगह है और शिवम अपनी जगह। कोई नहीं आंटी जी, देखना एक दिन जीजा जी बहुत तरक्की करेंगे। चलता हूँ, बस आप लोगों को यही तोहफा देने आया था मैं। अगले दिन, अरे शिवम बेटा, जरा एक बात तो सुन। मैं सोच रही थी कि बहू के मायके वाले इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, दुनिया भर की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली है, तो उसमें बहू का भी तो हक बनता है ना। ये अब क्या कर रही है मम्मी? सुरभि अब हमारे घर की मेंबर है, ये घर उसका है, मायके से क्या लेना देना? तुम तो पागल के पागल ही रहोगे। अरे बेटी का अपने बाप की जायदाद में पूरा हक होता है। जरा कहो अपनी बीवी से जाकर अपना हक मांगे उसके घर में, वरना सब कुछ उसका भाई रोहित हड़प लेगा। लेकिन मम्मी जी, ये सब कहना क्या सही लगेगा? मेरा मतलब, वो सुरभि का मायका है, वहां पर अगर सुरभि कुछ भी जाकर मांगेगी तो हमारी ही बेइज्जती होगी ना। ये भी खूब रही बेटा, बेइज्जती क्यों होगी? अरे सुरभि उन लोगों की बेटी नहीं है क्या? रोहित तो वैसे भी इतना कुछ कमा रहा है,
सुरभि के पापा की प्रॉपर्टी में सुरभि का पूरा अधिकार बनता है। जरा ध्यान से सोच कर देखो, रोहित और सुरभि 2 ही भाई बहन हैं। अब उनके पापा की आधी प्रॉपर्टी रोहित की तो आधी सुरभि की हुई कि नहीं? वैसे मम्मी आपकी बात तो ठीक है। ये सुरभि के मायके वाले भी ना खुद तो खूब ऐश कर रहे हैं और अपनी बेटी को एक साड़ी देकर टरका दिया। मैं सुरभि से इस बारे में बात करूंगा। शाम के वक्त अपने कमरे में जाकर शिवम सुरभि से कहता है, सुरभि एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी ना? ना ना कहिए ना, क्या बात है? देखो, तुम्हारे भाई रोहित की तरक्की देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी उसने 15 लाख की गाड़ी खरीद ली, 2 मकान उसके पास है। अरे भाई, तुम्हें क्या मिला? लेकिन शिवम, मुझे क्यों कुछ मिलेगा? मैं तो आपकी पत्नी हूँ। मेरा अधिकार तो आपकी सैलरी और आपके प्रॉपर्टी के ऊपर है ना। तुम बिना सुरभि सीधी की सीधी ही रहोगी। अरे इतना भोला बनने से काम नहीं चलता। अब तो सरकार भी कहती है कि बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का पूरा अधिकार होता है। ये आप क्या कह रहे हैं? सही तो कह रहा हूँ सुरभि। इससे पहले कि तुम्हारे पापा की सारी कमाई रोहित अपने नाम कर ले, तुम भी अपना अधिकार मांग लो। लेकिन शिवम, ये सब करना अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अरे तुम कौन सा भीख मांगने जा रही हो? भाई, तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी है। अब देखो, जैसे रोहित तुम्हारे पापा का बेटा, वैसे तुम उनकी बेटी, और वो दिन रात तरक्की करके पैसा इकट्ठा किया ही जा रहा है। बात तो आपकी सही है। भाई के पास तो पापा का घर भी है और दूसरा घर भी। तो तुम क्या उनकी बेटी नहीं हो? आधा हिस्सा तुम्हें भी तो मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आज ही अपने मायके जाकर बात कर लो। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। मेरा भाई तो बड़ा चालाक निकला, धीरे धीरे करके पापा की सारी चीजें अपने नाम करवा रहा है। आज ही जाती हूँ मैं। सुरभि अपने मायके पहुँचती है। अरे बेटा, बहुत दिनों बाद आई हो। आओ आओ, बैठो, अपने पापा से बात करो। पापा, मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। हाँ हाँ, बताओ बेटा, क्या बात है? तुम तो हमारी लाडली बेटी हो, हमारे कलेजे का टुकड़ा। मम्मी पापा, अगर मैं आपकी इतनी ही लाडली हूँ तो आपने अपनी सारी ज़मीन जायदाद, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी भाई को दे दी, मुझे क्या दिया? तो कैसी बात कर रही हो बेटा? हमने तो तुम्हारी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी। कितने धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाई थी। उससे क्या होता है पापा? शादी तो हर मम्मी पापा अपनी बेटी की करवाते हैं, लेकिन बाकी के हिस्से का क्या? मुझे भी आपकी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहिए। अरे बेटा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे ससुराल की सारी चीजें तुम्हारी है और यहाँ का सब कुछ रोहित का। नहीं मम्मी, अगर सुरभि चाहती है तो कोई बात नहीं। वैसे भी बहन है मेरी, अगर थोड़ी कुछ चीज़ें उसे मिल जाएगी तो इसमें परेशानी क्या है? देखा, अब तो भाई ने भी कह दिया, मुझे अपना हिस्सा चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती। रोहित बेटा, एक काम करो, तुम तो इस मकान में रहते ही हो। वो जो नया मकान हमने खरीदा था ना, वो सुरभि के नाम कर दो। हमारी बेटी खुश रहे, हमें और क्या चाहिए। और इस तरह से सुरभि का भाई रोहित एक मकान सुरभि के नाम कर देता है। सुरभि खुश होते हुए अपने ससुराल पहुंचती है। मम्मी जी, रोहित, ये देखिए, मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट में मकान दिया है और मुझे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मिल गई। ये हुई ना बात। भाई, सबके साथ न्याय होना चाहिए। अब ऐसा थोड़े ना कि तुम बेटी हो और तुम्हें कुछ दिया ही नहीं, सब कुछ अपने बेटे के नाम कर दिया। बहुत अच्छा बहू, मैं तो बहुत खुश हूँ। सही कह रही हैं मम्मी, हमें कुछ थोड़ी ना चाहिए था, हम तो बस तुम्हारे लिए कह रहे थे। देखो, तुम्हें जिंदगी भर इस बात की खुशी होगी कि तुम्हारे पापा की दी हुई कोई चीज़ तुम्हारे पास है। सुरभि को अपने मायके से मकान मिलने की खबर शिवम की बहन दिया तक पहुंचती है और दिया अपने मायके यानी कि शिवम के घर आती है। अरे दिया बेटा, आज तो बहुत दिनों बाद आई है। अपनी मम्मी और भाई भाभी की याद नहीं आती क्या? याद आती है ना माँ, तभी तो आई हूँ। और जब से सुना भाभी को उनके मायके वालों ने गिफ्ट में घर दिया है, बस तब से तो मुझसे रहा ही नहीं गया। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा ही घर है मेरी प्यारी बहन। तुम्हारी जब मर्जी तुम यहाँ आ जाओ।
आप सही कह रहे हैं। दिया दीदी, मेरे पापा ने मुझे घर गिफ्ट किया है, और वो भी एकदम नया वाला। वैसे भाभी, हाथ तो बहुत लंबा मारा आपने। ज़रा मुझे भी तो बताओ, आखिर आपके पापा ने अचानक आपको घर गिफ्ट में कैसे दे दिया? अरे कैसे दे दिया क्या मतलब? उसका भाई इतनी तरक्की कर रहा था और अपने पापा की प्रॉपर्टी में उसका भी तो कोई अधिकार बनता है ना, इसलिए दे दिया। माँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे मायके की प्रॉपर्टी में मेरा भी अधिकार बनता है और आपको भी मुझे आधी प्रॉपर्टी देनी चाहिए। अरे ये तुम क्या कह रही हो दिया? हमारे पास इतने पैसे थोड़ी ना है कि हम तुम्हें कुछ दे सके। वैसे शिवम, दिया दीदी की बात तो ठीक है। अगर मैंने अपने पापा से जाकर आधा हिस्सा मांगा तो दिया को भी हमें इस घर की आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी ना। अरे बहू, पागल हो गई हो क्या? क्यों अपना ही नुकसान करवाने पर तुली हो? अरे मम्मी, इसमें नुकसान करवाने वाली क्या बात है? मैं तो वही चाहती हूँ जो आप अपनी बहू से चाहती थी। भाभी अगर अपने मायके से प्रॉपर्टी की डिमांड कर सकती है तो मुझे भी करनी है। मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। मम्मी, लगता है हम बुरे फंस गए। सही कहते हो बेटा, तुम्हारी बहन ने तो उल्टे हमें ही अपने चक्कर में फंसा लिया। अब हम क्या करेंगे मम्मी? दिया तो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा लिए बिना यहाँ से जाने वाली नहीं। अरे लेकिन अगर उसको दे देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? मम्मी, ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना, तब तो आप मेरे पीछे पड़ गई थी। सुरभि से जाकर बात कर, सुरभि से जाकर बात कर, अब भुगतो। मेरा लालच मुझ पर ही भारी पड़ गया। मैंने तुम्हें भड़काया, तुमने बहू को भड़काया, और बहू ने जाकर अपने मायके में भूचाल मचाया, और उसके बदले में आपकी बेटी ने यहाँ अपने मायके में आकर आतंक मचाया। अब हमें उसे आधी प्रॉपर्टी देनी ही पड़ेगी मम्मी। कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी माँ ने उसे किसी भी हालत में अपने घर को संभालने की शिक्षा दी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपनी बेटी को देती है। सुरभि, तुम सुबह जल्दी उठ नहीं पाती हो, कोई बात नहीं, रूबी को मैं तैयार करके स्कूल भेज दिया करूंगा। तुम आराम से उठकर मेरा नाश्ता बना लिया करो। सुरभि, जो कि सौरभ की बीवी थी, एक नंबर की आलसी, बदतमीज और झगड़ालू महिला, सौरभ के जाने के बाद माँ को फोन करती है। क्या है माँ, सास के मरने के बाद तो सारा काम मेरे ही सर पर आ गया है, ना कोई ननद और ना कोई और। देख, अच्छा है ना, काम तेरा है। अब कोई जल्दी तो है नहीं कि किसी को दिखाने के लिए जल्दी उठना है या वक्त पर नहाना है या कुछ और। माँ, कैसी बातें करती हैं आप बिना? मेरी सास का कौन सा डर था मुझे? उल्टा वो ये डरी डरी घूमती थी। तभी सौरभ बच्ची को स्कूल छोड़कर आ जाता है। सुरभि, मैं नहाकर तैयार हो रहा हूँ, तू मेरा लंच और ब्रेकफास्ट तैयार कर देना। सौरभ सुरभि की बात सुने बिना ही तैयार होने चला जाता है, लेकिन जब वो बाहर आता है, अरे यार, किचन में समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं। कोई सब्जी भी नहीं है ताजी। तो कुछ भी नहीं बनाया क्या? अरे क्या खा कर जाऊंगा? अरे तुमको तो खाने की ही पड़ी रहती है, बाहर खा लेना ना कुछ। शाम को सौरभ घर आता है तो सारा घर गंदा पड़ा होता है और बेटी पास में बैठकर मोबाइल में वीडियो देख रही होती है। सुरभि, क्या है ये? देखो, रूबी जो वीडियो देख रही है उसमें लैंग्वेज कितनी गंदी है, वो वही सीखेगी। तुम ध्यान क्यों नहीं देती? अरे यार, अब तुम आ गए हो ना, देख लो उसे। सौरभ को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसे सुरभि की आदत पता है। देखो सुरभि, हर औरत घर बनाने में और घर चलाने में एक्टिव होती है, लेकिन पता नहीं तुम सारा दिन कहाँ बिजी रहती हो। ना घर की सफाई करती हो, ना ही खाना बनाती हो। अरे बच्चा भी क्या कर रहा है क्या नहीं, कोई मतलब नहीं उससे। सुरभि, ऐसे कैसे चलेगा? क्या क्या बोला? अरे इतनी बात तो तुम्हारी माँ भी नहीं बोलती थी। डरती थी माँ तुमसे। जब से तुमने घर में पुलिस बुलाकर उन्हें जेल डालने की धमकी दी थी, तब से वो डरती थी तुमसे। इज्जत है हम लोगों की मोहल्ले और परिवार में। इज्जत है?
मुझे पता है कितनी इज्जत है तुम्हारी और तुम्हारी माँ की। अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। सौरभ माँ का नाम सुनकर शांत हो जाता है। वो सोच लेता है कि अब वो कुछ नहीं बोलेगा। कुछ दिनों बाद सुरभि की माँ उन लोगों के घर रहने आती है। नमस्ते, कैसे आना हुआ? अब आ गई है तो सुरभि को कुछ सिखा भी दीजिए कि कम से कम घर के काम तो कर लिया करे। देखो बेटा, नौकरानी तो दी नहीं है जो घर के काम करे। वैसे नौकरानी से याद आया, तुम फुल टाइम कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेते? बेटी को मैंने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में डाला है। उसकी फीस इतनी हाई है कि मैं और कोई लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता। बाकी आप देख लीजिए, मेरी माँ हमेशा घर संभालने की बात करती थी। आप भी शायद बेटी का घर बसा रहे यही देखना चाहेंगे ना? तभी वहां सुरभि आ जाती है। ओह, वैसे माँ आजकल इनकी जबान ना बहुत चल रही है। कल मुझसे भी बहुत लड़ा है। अब इसे जरा बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। अरे बेटा, वो पास की मिश्रा जी है ना, उनकी बीवी ने भी घरेलू हिंसा का केस किया है उन पर। अब क्या, बच्चा माँ के पास और मिश्रा जी महीने के पैसे दे दे कर थक गए हैं। आसान नहीं है बीवी को परेशान करके हमारे देश में रहना। परेशान मैं कर नहीं रहा हूँ, हो रहा हूँ। सौरभ और सुरभि की बेटी रूबी वहीं पास में ही खड़ी होती है। मासूम को न जाने क्या सूझता है, वो पापा के पास जाती है। पापा, चलो यहाँ से, हम अपने कमरे में चलते हैं। सौरभ बच्ची को गोद में उठाकर वहां से चला जाता है। लेकिन एक दिन तो हद ही हो जाती है। सौरभ शाम को ऑफिस आता है तो, अरे सुरभि, रूबी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। ओ नो, हे भगवान, क्या वक्त हो रहा है? मैं तो मूवी देख रही थी, वक्त का पता ही नहीं चला। मैं बस स्टैंड जा ही नहीं पाई। सौरभ अब पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए इधर उधर भागता है। वो पार्क से लेकर पुलिस स्टेशन तक जाता है, लेकिन रूबी कहीं नहीं मिलती। हार कर वो मंदिर जाता है। हे भगवान, माँ के बाद रूबी ही मेरे जीवन का सहारा है। एक बार, बस एक बार मिलवा दो मेरी बच्ची से। वो रोने लगता है कि पीछे से रूबी आ जाती है। पापा, पापा बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो पापा। रूबी पापा के गले लग जाती है। सौरभ बेटी को सामने देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है। कब से इस बच्ची को लेकर घूम रही हो, कहीं कोई नहीं मिला जो इसका अपना हो। हार कर परमात्मा के द्वार लेकर आई हूँ, सड़क पर रो रही थी। आपने मेरी जिंदगी मुझे लौटाई है, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? सौरभ बेटी को लेकर घर आता है, जहां सुरभि माँ के साथ खाना खा रही थी। देखिए, ये मेरा पति मुझे बोल रहा है कि अपने घर से 1 लाख रुपए लेकर आओ, नहीं तो घर से निकाल देगा। हाँ, देखिए तो, मैंने तो इसको बोला भी कि बेटा हम लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन ये मान ही नहीं रहा। क्यों? अभी तो बेटी ढूंढ रहा था, अब बीवी को परेशान कर रहा है। लगता है कि बेटी भी इसी ने छुपा दी होगी। हाँ हाँ, देखिए मेरी बेटी का चेहरा, नातिन के लिए रो रो कर कैसा बेहाल हो गया है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं ऑफिस गया था, ये मेरी बीवी घर में बैठकर फिल्म देख रही थी और मेरी बच्ची को लेने नहीं गई। और मेरी बच्ची, अरे ये तो शुक्र है कि मेरी बेटी मिल गई, नहीं तो मैं जीते जी मर जाता। मैं क्या कोई कलयुगी माँ हूँ जो अपनी ही बेटी को ना लेने जाऊं? ये आदमी झूठ बोल रहा है। मुझे मेरी बेटी दीजिए और इसे गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन जैसे ही पुलिस सौरभ को पकड़ने वाली होती है, रूबी जोर जोर से रोने लगती है। छोड़ो, मेरे पापा को छोड़ो, मेरी मम्मी झूठ बोल रही है, मैं अपने पापा के पास रहूंगी। मेरे पापा ही मुझे स्कूल छोड़ते हैं, मेरे लिए खाना बनाते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, मुझे पढ़ाते हैं।
पापा को ले जाओगे तो माँ मुझे फिर से खो देगी। पुलिस वालों का दिल बच्चे की बात से पसीज जाता है। बहुत देखे हैं मैंने तुम जैसे माँ बेटियां। पुलिस को झूठ बोलने और झूठी कंप्लेंट लिखवाने के लिए तुम दोनों को अरेस्ट किया जाता है। कैद कर लो इन दोनों को। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं तो बस घूमने आई थी बेटी के घर में। इन लोगों से कोई लेना देना नहीं मेरा। लेकिन पुलिस दोनों माँ बेटी को पकड़कर ले जाती है।